बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिलसिले की नाजरीन, ये किस्त है। फिर मकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात कैसर रूम के दरबार में इस तरह दाखिल हुई कि उनके बाल बिखरे हुए थे और गिरेबान चाक थे। वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। कैसर रूम ने उन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नरम लहजे में पूछा, ऐ यसू मसीह के मानने वालों, आखिर तुम पर क्या अफ्ताद पड़ी है? दमिश्क और उर्दन के ईसाइयों ने रो रो कर कहा, ऐ हरकल आज़म, ऐ ईसाइयत के निगहबां, हम पर अफ्ताद नहीं पड़ी बल्कि क़यामत टूटी है। हमारी फरियाद सुन और हमारे दुखों का मदावा कर। फरियादियों की ये गिरियाजारी देख कर कैसर रूम के चेहरे का रंग बदल गया और उसने इंतहाई तंद और तेज़ लहजे में फरियादियों से पूछा, वो कौन है जिसने तुम पर यह क़यामत तोड़ी? मैं उसे इबरतनाक सज़ा दूंगा और तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला करूँगा। वो अरब के मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है और हमारे घरों को आग लगा दी है। एक फरियादी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, बूढ़े और बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरे फरियादी ने हिचकियों से रोते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला, ऐ हमारे बादशाह, सलीब की बेटियां बेअमा हैं, वो मुसलमानों की हवस का निशाना बन रही हैं। फरियादी ने ईसाइयों की बर्बादी का नक्शा कुछ इस तरह खींचा कि कैसर रूम गज़बनाक होकर अपने तख्त पर खड़ा हो गया और कहर आलूद लहजे में बोला, मैंने सलीब के बंदों की फरियाद सुन ली। तुमसे मेरा वादा है कि इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी ज़मीनें वापस नहीं मिल जाएंगी। आज से तुम अंताकिया में हमारे मेहमान ख़ास हो। उस वक्त अंताकिया कैसर रूम का दारुल हुकूमत था। फरियादी खुशी खुशी दरबार से चले गए। मुसलमानों के सिलसिले में उनकी मकाराना चाल कामयाब हो गई थी। कैसर रूम रात भर सुकून से नहीं सो सका। बार बार उसकी आँख खुल जाती थी और नज़रों के सामने वज़ीर सल्तनत लूकस का चेहरा उभर आता था। तुम सच कहते थे लूकस के मुसलमानों की यलगार ईरान के हदूद तक नहीं ठहरेगी। कैसर रूम बड़े हैरत ज़दा लहजे में अपने मरहूम सियासी मुशीर की गायबाना मुखातिब करके कहता, काश तुम जिंदा होते और मशवरे देते कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुझे क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। अलगर्ज इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही कैसर रूम ने एक खुफिया इजलास तलब कर लिया। उस इजलास में अमायदीन सल्तनत के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ और दानिशमंद अफराद भी शरीक थे। जब सब लोग जमा हो गए तो कैसर रूम ने हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज़्यादा हैं। उनके हथियार पुराने और जंगी वसाइल भी तुमसे कहीं कम हैं। दीगर साजो सामान में भी तुम लोग मुसलमानों पर फोकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में उनके मुकाबिल सफ़ आरा होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी क्या वजह है? कैसर रूम के लहजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। हरकल आज़म का सवाल सुनकर सब ने सर झुका लिया। हाज़रीन में अफ्ताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। उसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो भी हरकल आज़म से नज़रें चुरा रहा था। कैसर रूम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाज़ा कर लिया और फिर बुलंद आवाज़ में उसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दमिश्क, उर्दन और हम्स के महाजों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? उसने अपने नाम लेवाओं को बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? पादरी शहराम ने अपने शहनशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हरकल आज़म, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदा अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से ना मेरा दिल मुतमईन हुआ और ना दिमाग। कहीं कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर मौजूद है जिस पर मसलहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसर रूम की बात सुनकर हाज़रीन की गर्दनों का खम कुछ और नुमायाँ हो गया। कुछ देर तक दरबार की फ़िज़ा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा।
پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ افطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ افطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سنا کر رہوں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم، اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیت کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست افطاکیہ سے آیا تھا۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔ اگر میرا یہ سلسلہ صلاح الدین ایوبی کی اقساط کا پسند آ رہا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔